नमस्कार दोस्तों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जेजेसी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पूजा शर्मा आज आपके लिए बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर एवं बीएससी बीएड प्रथम सेमेस्टर एवं डीएलएड की कक्षाओं के लिए हिंदी विषय से संबंधित प्रकरण कारक के लिए एक क्लास लेकर उपस्थित हुई। मेरा नाम पूजा शर्मा है। कारक क्या होता है? व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। यह संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक हिंदी व्याकरण का एक अहम हिस्सा है। इसका इस्तेमाल किसी क्रिया के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कारक की मदद से क्रिया के कर्ता, विधि, उपकरण, प्राप्य, समय, स्थान, कारण वगैरह के बारे में पता चलता है। कारक शब्द क्रिया के हर काम में भूमिका निभाते हैं और उस काम को खास तरीके से बताते हैं। विभिन्न भाषाओं में कारकों की संख्या तथा कारक के अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन भिन्न भिन्न होता है। संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं में 8 कारक होते हैं। जर्मन भाषा में 4 कारक हैं। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। कारक क्या है? कारक की परिभाषा क्या है? कारक किसे कहते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? इन सभी को आप इस कक्षा में जानेंगे। कारक जो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह क्रिया कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा क्या है? एक परिभाषा मैंने आपको पहले भी बता दी है। दूसरी परिभाषा है वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं। अब आगे है कारक चिन्ह कौन कौन से हैं? पहला है हमारा कर्ता, कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो माना जाता है ने, कर्ता ने। इसी प्रकार दूसरा हमारा जो कारक है वो है कर्म कारक। इसका जो चिन्ह माना जाता है वो है को। इसी प्रकार तीसरा हमारा जो कारक है वो है करण कारक। ये है इसका जो चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है से के द्वारा। संप्रदान अगला है, चौथा कारक है संप्रदान कारक। इसका जो चिन्ह माना जाता है वो है के लिए। अपादान जो कारक है उसका से अर्थ में लिया जाता है, परंतु ये जो से है वो साथ नहीं होकर अलग होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 6 है संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह माना जाता है वो है का, के, की, रा, री, रे। सातवां जो हमारा कारक है वो है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो चिन्ह प्रयोग में लिए जाते हैं वो है में, पे, पर। संबोधन है हमारा आठवां कारक, वो है उसका जो चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है हे, हो, अरे। अगला है कि हिंदी में इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काके की संबंध है अधिकरणाधिक में मान, हे, हो, अरे संबोधन मित्र धरऊ यह ध्यान। अर्थात कर्ता का जो कर्म है, कर्ता का जो चिन्ह है वो ने है, कर्म का को है, करण से है, के द्वारा है, संप्रदान के लिए है, अपादान से अलग होने के अर्थ में है, काके की संबंध है, अधिकरण में पेपर है और संबोधन हे, हो, अरे है। विशेष जो हम
पॉइंट है वो जानना जानेंगे कि कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग, जो विभक्ति चिन्ह होता है उन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, रे आदि प्राय शब्द से पूर्व लगाए जाते हैं। मतलब जितने भी हमारे जो चिन्ह है, कारक के जितने भी चिन्ह हैं, वो कर्ता से लेकर अधिकरण तक के जो चिन्ह है वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु जो संबोधन कारक है उसका जो चिन्ह है वो शब्द से पूर्व में लगाए जाते हैं। आगे है हमारा नंबर 1, हम कर्ता कारक पे आते हैं। वो कर्ता कारक क्या है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम आगे जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कहलाता है, या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में होता ही नहीं है, अर्थात लुप्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे उदाहरण है, इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, लड़की स्कूल जाती है, या फिर रमेश ने पुस्तक पढ़ी, सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा, सोहन ने किताब पढ़ी, राजेंद्र ने पत्र लिखा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, पुजारी जी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, कृष्ण ने सुदामा की सहायता की, सीता ने फल खाया। अर्थात काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, इस वाक्य में अध्यापक करता है क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इनमें ने कर्ता जताता है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है, ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्यों में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ने शब्द का प्रयोग है वो भूतकाल में होता है, वर्तमान काल में और भविष्य काल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? वो है जिस कार्य जिस पर हो रहा होता है वह कर्म कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय को है, या इस कर्म कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? को है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने आम को खाया, इस वाक्य में आम कर्म है। और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको और बताती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का भी लोप होता है। कर्म कारक के उदाहरण जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। इस पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है, अतः सांप कर्म कारक है, इसके साथ परसर्ग को लगा है। दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, अतः पत्र कर्म है, इसमें कर्म कारक का हिंदी पर्याय को नहीं लगा है। उसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। उसने सुनील को पढ़ाया, मोहन ने चोर को पकड़ा, कविता पुस्तक पढ़ रही है, गोपाल ने राधा को बुलाया, कृष्ण ने कंस को मारा। कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा, रजत ने हिमांशु से पूछा। यहाँ से के स्थान पर को का प्रयोग उचित नहीं है।
अगला है हमारा करण कारक। करण कारक क्या है? संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह करण कारक कहलाता है। या जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा से है। करण कारक के इसके हिंदी पर्याय से के द्वारा है। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है। इस वाक्य में कलम करण है, क्योंकि लिखने का काम जो है वो कलम से किया जा रहा है। जैसे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। बालक गेंद से खेल रहे हैं। पहले वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने का कार्य बाण से किया है, अतः बाण से करण पद है। दूसरे वाक्य में कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहा है, अतः गेंद में करण पद है। उसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। यहाँ लाठी द्वारा करण कारक है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। या जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को प्रयुक्त होता है, या के लिए, इसका जो हिंदी पर्याय है वो के लिए है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है। करण कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि चाय बनाने का काम दिनेश के लिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो। इन दो वाक्यों में स्वास्थ्य के लिए और गुरुजी को संप्रदान अवस्था में है। और देखते हैं हम इसके उदाहरण कि सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चों को खिलौना देती है। माँ बेटे के लिए सेब लाई। अमन ने शाम को गाड़ी दी। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ। ऐसे ही कई उदाहरणों के आधार पर मोहन के लिए, पढ़ने के लिए और बच्चों के लिए जो संप्रदान है वो संप्रदान के रूप में इनका प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय से है। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक का अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। अब जैसे इसको एक उदाहरण के साथ समझें कि पेड़ से आम गिरा। इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है, क्योंकि आम पेड़ से गिरा अर्थात पेड़ से अलग हुआ है। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, संगीता घर से चल पड़ी। इन दोनों वाक्यों में छत से और घर से गिरने में अलग होना प्रकट होता है, अतः छत और घर से अपादान अवस्था में माने जाते हैं। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका हिंदी पर्याय का, के, की, रा, रे, री है। ये हिंदी सर्वनामों में अभी भी भिन्न कारक के रूप में दिखाई देता है, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। का, के, की, रा, रे, री संबंध कारक को माने जाते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, मेरा, यह राधे श्याम का बेटा है, यह कमला की गाय है। इन दोनों वाक्यों में राधे श्याम का बेटे से और कमला का गाय से संबंध प्रकट हो रहा है। अतः यहाँ संबंध अवस्था में गाय और बेटा है। शब्द के जिस रूप से एक का दूसरे से संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राहुल की किताब है। इस वाक्य में राहुल की संबंध अवस्था में है क्योंकि यह राहुल का किताब से संबंध बता रहा है। संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही साथ संबंध को सूचित करता है। अगला है हमारा अधिकरण कारक। जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है। इस वाक्य में पानी अधिकरण है क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है। या फिर संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में पर होती है। इनके हिंदी पर्याय में पे पर है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, कमरे में टीवी रखा है। इन दोनों वाक्यों में फूलों पर और कमरे में ये दो शब्द है वो अधिकरण के कारक के रूप में जाने जाते। अगला है हमारा संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं और संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न ही किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग ही रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है। संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे राम, यह क्या हो गया? इस वाक्य में हे राम संबोधन कारक है क्योंकि यह संबोधन है। यह हिंदी संज्ञाओं में अभी भी जीवित है। और उदाहरण से माना जाए तो देखो, अरे भैया क्यों रो रही हो? हे गोपाल यहाँ आओ। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है।